अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम एडवोकेट अफसर जहां। हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट में आप जो है 14 साल से सीनियर एडवोकेट के हैसियत से काम कर रहे हैं और 6 साल आप जो है इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के उसके तरफ से जो है आप एडवोकेट रह चुके हैं और उसके साथ साथ आप जो है तेलंगाना मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स के पैनल मेंबर भी थे। उस हैसियत से 4 साल तक आपने अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं और फ़िलहाल आप वक्फ बोर्ड के लिए हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल हैं। और इतना ही नहीं, आप सोशियो पॉलिटिकल एंड लीगल एक्टिविस्ट है। कई मसाइल आपने लोगों के हल करे हैं और उसके साथ साथ आपने ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना चैप्टर के तरफ से यहाँ पे अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पर्टिकुलरली महल्ला फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स के जो है क़याम आपने अमल में लाया है। तो इसे आप जानते हैं कि ये अदालतों और पर्टिकुलरली इंसाफ के मामले में जो खिदमत आपके कम्युनिटी को मिलते हैं, ये बहुत ही जो है वैल्यूबल खिदमत आप दे रहे हैं। तो इस वक्त हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वक्फ बिल लाई गई है और उसके बाद उसको जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को भेज दिया गया है। तो लोगों में जो है कई इससे डाउट्स है, वक्फ बिल क्या है, इससे क्या होने वाला है, ये चीज़ें कई लोगों में जो है कई लोगों को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस सिलसिले में। तो अब हम जानेंगे आपसे कि ये वक्फ बिल है क्या और इसके JPC में जानने का मतलब क्या है, इन तमाम चीज़ों को, और वक्फ बिल से फ़ायदा है क्या, नुकसान है, ये तमाम चीज़ें हम जो है अब अफसर जहां मैम से मालूम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ बिल को अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, तो लोगों में जो है ये वक्फ बिल है क्या, वक्फ प्रॉपर्टीज़ है क्या और वक्फ बिल से क्या नुकसानात है, ये कई लोगों को जो है इसके मालूमात नहीं। तो आप ज़रा इस पे जो है तफसील से समझाने की कोशिश कीजिए। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी थोड़ी लिमिटेड नॉलेज यहाँ पर शेयर करूँ। पहला आपका जो सवाल था कि पहले तो सवाल ही ये है कि वक्फ होता क्या है। देखिए, वक्फ एक ऐसा शरई अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जिसकी सुन्नत रखी और सहाबा कराम ने भी इसको बहुत एक ट्रेंड था सहाबा कराम के दरमियान भी कि वो अपनी जायदादों को वक्फ करते थे। वक्फ एक मुनज़्ज़म तरीक़े से एक सवाब जारिया के लिए किया गया अमल होता है। जो मैंने उलमाए दीन से मैंने जो सीखा वो ये है। और कोई भी प्रॉपर्टी को यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में देना एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ये वक्फ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये एहसान है कि इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसने वक्फ की बुनियाद दुनिया में रखी पहली बार। इससे पहले वक्फ का तसव्वुर था नहीं। हालांकि रोमन एंड पर्शियन एम्पायर्स में भी वक्फ होते थे, लेकिन वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ करते थे। लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक वाहिद ऐसी सुन्नत है जिसने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो लोग पिछड़े समाज के पिछड़े लोग हैं उनका ख्याल करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रॉपर्टी को बांधी और उसके रेवेन्यूज़ को जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। और माशाल्लाह कल ही हमने उलमा से एक अवेयरनेस प्रोग्राम में सुना कि 80 सहाबा, ऑलमोस्ट 80 सहाबा ने जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और उसके बाद भी दुनिया में सीरिया जैसे मुल्क है और कई जगहों पे, मैं आपको एक दो मिसाल दे के आगे बढ़ती हूँ कि वक्फ की जायदादों से जो आने वाली आमदनी थी उसको कैसे इस्तेमाल के लिए वक्फ किया। तो जो यानी इजिप्ट में, आई थिंक सो इफ़ आई एम राइट, वहाँ पर जो जानवर बूढ़े हो जाते थे और जिसको रखा नहीं जाता, जिसको चारा मिलना मुश्किल था, ऐसे जानवरों के लिए एक मुसलमान ने अपनी जायदाद को वक्फ किया सो दैट उनको वहाँ शेल्टर मिले, उनको चारा मिले। और देखिए तो जानवर का भी ख्याल, एक तसव्वुर उसका जो आज बहुत सारे NGO
NGOs क्लेम करते हैं वो दरअसल इस्लाम से ही सीखा गया एक अमल है। और फिर एक जगह ऐसा था जैसे चाइनीज़ क्रॉकरी बहुत प्रीशियस मानी जाती थी, राइट। साइरिया में जहाँ लोग स्लेव्स जो होते हैं घर में काम करने वाले, अगर उनसे वो टूट फूट जाती है, ऐसा भी कल डिस्कशन में बात आई थी कि वो अगर क्रॉकरी टूट जाती तो मालिक अपने मुलाजिम को सज़ा देते थे, सख्त सज़ा देते थे कि इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया। तो किसी साहब ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया और उसके रेवेन्यू से, उसकी आमदनी से ये ऐलान किया कि ये आमदनी जहाँ कहीं ऐसा नुकसान हो उस मुलाजिम को सज़ा ना मिले बल्कि उसको कॉम्पनसेट हमारी रेवेन्यू कर देगी। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, लोगों को ये पता ही नहीं कि औक़ाफ़ की जायदादों का इस्तेमाल क्यों होता है। हमारी कम्युनिटी बिल्कुल इससे अवेयर नहीं है। लोग वक्फ का नाम जैसे ही आता है हमारे जहन में एक ही तस्वुर है कि या तो वो मस्जिद और मदारिस होंगे या तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे हम सब रिसर्च और सर्वेस से हमको पता चला है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे गरीब कम्युनिटी है आज के इस वक्त में, और इस गरीब कम्युनिटी के पास थर्ड मोस्ट द लार्जेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करती है, यानी वक्फ की सूरत में इस गरीब कौम के पास हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी जायदाद इनके पास है और इनको ये पता भी नहीं है कि वो कैसे क्लेम करें। हालांकि वक्फ के एक्ट में एक छोटा सा प्रोविज़न भी है कि जो औरतें डेस्टिट्यूट हैं, जिनका आगे पिछले ससुराली तरफ से कोई देखने वाला, कोई वारिस नहीं और मायके की तरफ से भी देखने वाला, इनके अखराजात उठाने वाला, इनका मेंटेनेंस उठाने वाला कोई नहीं, तो फिर वक्फ बोर्ड पे ये जिम्मेदारी आयद हुई है कि वो अपनी रेवेन्यूज़ को इन डेस्टिट्यूट औरतों को पेंशन के तौर पे दिया जाए। ये सारी चीज़ों से हमारी कम्युनिटी बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि मसाजिद और मदरसों के अलावा भी औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं और इनकी जो रेवेन्यू है ये हमारी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए है, जो कि कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। और ये जो सारा खेल अब जो शुरू हुआ है वक्फ एक्ट को पूरा अमेंड करने का, हुकूमत ये कहती है कि ये जो मकसद से औक़ाफ़ की इतनी बड़ी जायदाद मिल्कियत वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल के कंट्रोल में है या मुसलमानों के कंट्रोल में है, इसका ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं हो रहा। यानी गुरबा या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है कम्युनिटी का, उसको इसके फ़ायदे पहुंच ही नहीं रहे। लिहाजा हम इसके अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए ये सारा एक वक्फ अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि दो तरफ से जो है कम्युनिटी के सामने, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सामने एक चैलेंज है। एक तो पहला चैलेंज इंटरनल एनक्रोचर्स से है, जो ऑलरेडी औक़ाफ़ की जायदादों को एनक्रोच करते बेच दिया बहुत सारी जायदादों को, जो हमारे ही लोग हैं अफसोस के साथ पे हम कहेंगे। और दूसरा अब चैलेंज ये है कि ये जो एफिशिएंसी लाने के नाम पर अच्छी मैनेजमेंट औक़ाफ़ की जायदादों को डेवलपमेंट के नाम पर जो एक वेग सा ऑब्जेक्टिव मकसद बताते हुए जो सरकार एक बिल ला रही, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, अगर ये क्लोजली हम इसको पढ़ेंगे, सारे सेक्शंस को जब हमने पढ़ा, तो इसका इससे जो एक ही चीज़ जो आउटकम जो आ रहा है वो ये कि ये बिल अगर पास हो गया तो यकीन जानिए मुसलमान के हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वक्फ की सारी जायदादों पर सरकार का कब्जा होगा। सरकार ये क्लेम कर देगी कि ये वक्फ की जायदाद नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है। मैं इसको आगे आपके साथ तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, लेकिन खुशऐन बात भी साथ में ये है कि इस बार जब ये बिल प्रपोज़ किया गया पार्लियामेंट में, तो जैसे आपने कहा कि हमारी ऑपोजिशन को हमको थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने पुरजोर उसकी
मुखालिफत की और उसका नतीजा ये हुआ कि ये बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा गया। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं इस वक्फ के और या वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो सारे अपनी राय इस बिल पर रखे या अपने ऑब्जेक्शंस या ओपिनियंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंचाए थ्रू ईमेल। उन्होंने भी अपना एक ईमेल आईडी वहाँ पे शेयर किया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो ये सारा एक्सरसाइज कर रही है कि लोगों की ओपिनियन मांग रही है ये बिल को पास किया जाए या ना किया जाए, या लोगों की इस पर राय जो उसने मांगी, अनफॉर्चुनेटली ये एक्सरसाइज भी बहुत हरी भरी में किया जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 42 अमेंडमेंट्स यानी 42 सेक्शंस को अमेंड करने का, चेंज करने का, बदलने का जो है एक प्रपोजल रखा। 42 अमेंडमेंट्स, 42 सेक्शंस में बदलाव लाना एक मैसिव, एक बहुत बड़ा चेंज होता है। ऑलमोस्ट ऐसे कि पूरा वक्फ एक्ट ही बदल के रख दिया हो, और बहुत फाइन लीगल इम्प्लीकेशंस इसमें बताए गए हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री ये सारा नंबर गेम लगता है। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने न सिर्फ स्टेक होल्डर्स और बेनिफिशियरीज ऑफ वक्फ से राय मांगी, बल्कि नॉन स्टेक होल्डर्स से भी राय मांगी। अब नॉन स्टेक होल्डर्स जिसका कोई मामला, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं वक्फ से, ना वो वक्फ के बेनिफिशियरीज हैं, ना वो इस्लाम को जानते हैं, ना वो हमारे मज़हब को जानते हैं, ना हमारे पर्सनल लॉ को जानते हैं, ऐसे लोगों से भी राय तलब की गई है। और ये जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, ये वेब जो है यानी इनका नंबर इतना अच्छा, और ये वेब ट्रोलिंग में इतने एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि हमको ये डर दिस इज़ डेफिनेटली एक खौफ बना रहता है कि ये एक नंबर गेम हो जाएगा और यानी मुसलमानों की राय इनकी नॉन स्टेक होल्डर्स की राय के सामने बुलडोज कर दी जा सकती है, कंप्लीटली डिफाई हो सकती है और मेजॉरिटेरियन उनके हक में बोल सकते हैं। देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि ये ऐसा हो सकता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो 15 दिन का वक्त दिया और 42 सेक्शंस के ऊपर अपनी राय मांगी, ये बहुत थोड़ा वक्त है। उनको चाहिए था कि कम से कम वो 2 महीने का वक्त देते और हर स्टेट हेडक्वार्टर्स को जाते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वहाँ स्टेट हेडक्वार्टर पे बैठती, यानी वक्फ बोर्ड के पास बैठती और वहाँ उस स्टेट के लोगों की राय, उस स्टेट के स्टेक होल्डर्स हो, मुस्लिम बेनिफिशियरीज हो, उनसे राय तलब करती। तो ये पूरा एक सीरियस एक्सरसाइज माना जाता। लेकिन ऐसी सीरियसनेस कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से भी नहीं दिख रही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है और जो है सबको इसमें इन्वॉल्व कर दिया, सबकी राय इसमें इन्वॉल्व कर दी, जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी राय भी मांगी। जो डेफिनेटली अपोज ही करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे इस बिल को, ऐसे लोगों से भी राय मांगी। और दूसरी अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पर रखा, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय या ऑब्जेक्शन हमसे, यानी हमको प्रूव करने के लिए कह दिया, मुस्लिम कम्युनिटी जो बेनिफिशियरी है या वक्फ एक्ट के अंदर जो औकाफ की जायदादों के बेनिफिशियरीज हैं, उनको प्रूव करने के लिए कह दिया कि अब आप बताओ कि ये वक्फ बिल क्यों अनरीजनेबल है, क्यों ये वक्फ अमेंडमेंट 2024 अनरीजनेबल क्यों है, क्यों ठीक नहीं है। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। बल्कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को तो चाहिए था कि वो सरकार को, हुकूमत से पूछती कि आपको 2-3 बार अमेंडमेंट होने के बावजूद आज आपको क्यों लगता है कि वक्फ एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई है, और जितने सेक्शंस को आपने 42 सेक्शंस अगर आप अमेंड कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपका मकसद क्या है, और क्या ये जो अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, इन अमेंडमेंट्स का उस मकसद से पूरा तालमेल बैठ भी रहा है या नहीं।
क्या वो आपके ऑब्जेक्ट को अचीव पूरा करेंगे, आपके उस मकसद को हासिल करने में मददगार हैं क्या नहीं, ये सवाल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गवर्नमेंट को करती, बल्कि लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उल्टा हम पर ये जिम्मेदारी डाल दी कि भाई हमने ये पूरा बिल सरकार ने बनाई, हुकूमत ने बनाई, अब आप बताओ कि क्यों ये ठीक नहीं है, क्यों हमको नहीं पास करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक लगता है। खैर ये एक तरफ है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मुसलमान बेदार भी हो चुका है, ज़िम्मेदार भी हो चुका है, समझता भी है व्हाट आर द लीगल इम्प्लिकेशंस इसके क्या हो सकते हैं। तो ज़रूर हम इसके जो उन्होंने राय मांगी भेज रहे हैं और भेजेंगे। इस तरह से 2-3 तंजीमों ने एक इनिशिएटिव भी किया, जो ये सारा हमारी कम्युनिटी का परसेंटेज ऑफ एजुकेशन जो है वो भी आप जानते हैं, लिटरेसी परसेंटेज क्या है, बहुत एक 5% लोग लिटरेट हैं, बाकी के लिटरेसी के शिकार हैं। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी, जैसे आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स आगे आए हैं और वो हम तमाम मसलकों वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छे से एक QR कोड भी बनाया और लोगों को बताया कि कहाँ ऑब्जेक्शंस करनी चाहिए और क्यों इसको रिजेक्ट करनी चाहिए। इस पर भी शायद मैंने लास्ट 2 days अगो मैंने एक न्यूज़ में देखा कि उनको उस पर भी ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन है? अगर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक खाका बनाया और उस पर सबको कहा कम्युनिटी को उस पर साइन करें। जहां हमारी कम्युनिटी मिसगाइड हो रही है, तो क्यों हमारे कम्युनिटी लीडर्स हमको नहीं गाइड करेंगे तो किसको? कम्युनिटी लीडर्स नहीं गाइड करेंगे तो कौन गाइड करेंगे? तो ये कैसी बेजा एतराज़ात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गाइड करेगा या उसने एक फ्रेमवर्क बनाया। हम ज़रूर उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक इतना रिस्पेक्टेबल एक प्लेटफॉर्म है। हम तमाम जितने मुस्लिम कम्युनिटी के जितने मसलक हैं वो तमाम की नुमाइंदगी करता है, और ये वक्फ का जो इशू है वो पर्सनल लॉ इशू है, हम ज़रूर करेंगे। तो बहरहाल एक QR कोड सर्कुलेट हो रहा है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो एक चीज़ आपसे पूछना था कि आपने बताया कि गवर्नमेंट कब्ज़ा कर सकती है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अगर ये बिल जो है आगे बढ़ गई, तो वो क्या है, लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या हो सकता है कि जैसा कि एक वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी ने वक्फ कर दिया है किसी फलाह आमा के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट कैसे कब्ज़ा करेंगे उसको? जी देखिए 42 जैसे मैंने बताया 42 जो है सेक्शंस ये अमेंडमेंट कर ला रहे हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली कि मैं आपके साथ 42 सेक्शंस डिस्कस करूं, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर फोकस्ड और जो बेसिक और सीरियस कंसर्न्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़, इसके टाइटल पर गौर कीजिए। जो वक्फ एक्ट है वो कहते हैं अब वक्फ एक्ट को हम नया नाम देंगे और वो नाम ये होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसका एक एक लफ्ज़ झूठ पर मबनी है। ये कहते हैं यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट किस अब उसके बाद आगे जब सारे हम सेक्शंस देखेंगे जो जिस तरीके से वो तब्दीलियां ला रहे हैं, उसमें कहीं भी वक्फ मैनेजमेंट यूनिफाई नहीं हो पा रहा। वो बात करते हैं एम्पावरमेंट की। किसी भी तरीके से जितने भी प्रोविजंस ये प्रपोज कर रहे हैं, जितने सेक्शंस इन्होंने नए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, उसमें वो किसी तरीके से भी वक्फ बोर्ड को एम्पावर नहीं करते और ना ही वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग, उसके काम में एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, और ना ही ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ की डेवलपमेंट के लिए है। तो पहला तो ये जो नाम ही इन्होंने बदला वो खुद एक स्लोगन जैसा, ये मतलब कानों को मीठा लगने के लिए एक स्लोगन जैसा नाम रखा। ये स्लोगन के बजाय सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस नाम में। दूसरी अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये कि अब ये लोग कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगा खानी वक्फ बोर्ड या बोहरा कम्युनिटी के लिए बोहरा वक्फ बोर्ड क्रिएट कर सकती है जब गवर्नमेंट चाहे।
देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी ऑलरेडी, हमारी कम्युनिटी दो मसलकों में डिवाइडेड है हिंदुस्तान में, एक शिया और सुन्नी, और दोनों के लिए दो अलहदा वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है। और ये जो आगा खानीज़ हैं कम्युनिटी है और बोहरा कम्युनिटी है, ये दोनों को शिया मसलक के अंदर इनकी सारी पर्सनल इश्यूज़ को गवर्न किया जाता है। वैसे ही इनके औकाफ को भी जो है शिया वक्फ बोर्ड के अंदर इसकी ऑलरेडी गवर्नेंस है। तो अब जब ऑलरेडी शिया वक्फ बोर्ड के अंदर आगा खानी को फैसिलिटेट किया गया, ऑलरेडी उनको एकोमोडेट किया गया, और बोहरा कम्युनिटी के औकाफ को भी एकोमोडेट किया गया, मज़ीद और वक्फ बोर्ड्स इनके नाम से अलग से क्रिएट करने का क्या मकसद होता है? मज़ीद डिवाइड करना है ना, हमारी कम्युनिटी को और टुकड़ों में बांटने की साजिश लगती है। इसमें कोई एफिशिएंसी आने वाली तो है नहीं। अब जैसे ये बहुत बोल रहे हैं आजकल कि पसमंदा मुसलमान, ऐसा मुसलमान एक ही होता है। मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, एक कलमा, एक रब, एक नबी, और हम सारी उम्मत एक। अब ये जैसे इनके पास बहुत सारी सेक्ट्स हैं ऑलरेडी, हमारे पास जो शिया सुन्नी है, अब उसमें एक पसमानदा हो गया, उसमें और हो गया, उसमें फला हो गया। अब इन तमाम के लिए भी तो ये एक डिविजिव पॉलिसी है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी। तीसरी अहम चीज़ जो आपका सवाल था कि कैसे आपको लगता है कि सरकार औकाफ की जायदादों पे कब्जा कर लेगी इस बिल के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं, ये इतनी चालाक साजिश मुझे तो लगी, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इतना स्मार्ट पूरा एक एक्सरसाइज था कि इन्होंने एक ऐसा शातिर रास्ता निकाला जहां वक्फ की जायदादें अगर कोई भी किसी भी वक्त क्लेम करे कि नहीं भाई ये वक्फ की जायदाद नहीं, ये सरकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर वो डिसाइड किया जाएगा। अब उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्होंने कलेक्टर को एक बहुत अहम किरदार बनाया इस सारे बिल के अंदर, और कलेक्टर साहब को बहुत सारे पावर्स दे दिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। अब कलेक्टर देखिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली ऑफिस है। कलेक्टर की जो ऑफिस होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की ऑफिस है। हम एनी प्लेस जब गवर्नमेंट कहते हैं तो गवर्नमेंट कहाँ है देखने के लिए हम कलेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। अब इनको बहुत अहम किरदार दे दिया गया, बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिए गए। फर्स्ट पावर जो इनको दिया गया वो ये कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई भी, ये बिल कहता है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफाई भी हो गई है और सेटल वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे डिक्लेयर होने के बावजूद अगर कोई उंगली उठा के उस पे रखे और कहे कि नहीं उसको रीओपन करना चाहे, उस डिस्प्यूट को रीओपन करना चाहे तो कर सकता है। और ये कह सकता है कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा जब आए कोई डिस्प्यूट या कोई क्लेम कर दे कि ये प्रॉपर्टी, हाँ मैं कौन सी प्रॉपर्टी कह रही हूँ, जो ऑलरेडी गज़ेट में नोटिफाई है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सेटल्ड है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, उस पर भी कोई भी तनकीद कर सकता है कि नहीं ये वक्फ नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और ऐसा कोई क्लेम करे तो ये क्लेम रेफर होगा मिस्टर कलेक्टर को। अब कलेक्टर को ये पावर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल कि वो इंक्वायरी करे इस प्रॉपर्टी में कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटल्ड वक्फ प्रॉपर्टी उसको रीओपन करने के पावर है और उसमें इंक्वायरी करने का पावर भी मिस्टर कलेक्टर को है। इसके बाद इसको डिसाइड करना कि वेदर ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी कलेक्टर ही डिसाइड करेंगे। जी। अब आप सोचिए कलेक्टर क्या डिसाइड करेंगे, वो गवर्नमेंट का ऑफिस है, ऑफ कोर्स वो उनके ऑफिसर हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे। और ये भी प्रोविजन है कि जब तक कलेक्टर नहीं डिसाइड कर देते कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, तब तक इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट की जाएगी। ये भी प्रोविजन रखा।
जी। तो मतलब जो प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई, आप उसको उठा के कह रहे हैं कि नहीं हम इसको रीओपन करते हैं और इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं। तो ये सारा मामला सेटल करने, डिस्प्यूट सेटल करने, यानी इसकी टाइटल डिसाइड करने की अथॉरिटी इनको दे दी, जबकि एक सेटल लॉ है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज टाइटल नहीं डिसाइड कर सकते। टाइटल डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट्स को है, और यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहे हैं? मिस्टर कलेक्टर विल डिसाइड हु इज, और जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट की जाएगी। तो देखिए कितना ड्रैकोनियन लॉ ये लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो सारे वक्फ खत्म हो जाएंगे, सारे वक्फ इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर कोई भी वक्फ रजिस्टर करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो वो वक्फ बोर्ड को यूजुअली एक एप्लीकेशन जाती है और जिस पे ऑब्जेक्शंस बुलाए जाते हैं, एंड देन वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाता है। अब ये होगा कि वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल दे। वक्फ जैसे ही कोई एप्लीकेशन आती है अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए, बोर्ड को चाहिए होगा कि वो अप्रूवल के लिए कलेक्टर के पास भेजे वो एप्लीकेशन। तो जब तक कलेक्टर अप्रूव नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर रजिस्टर नहीं हो सकती, मतलब वक्फ ही नहीं हो सकती है। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि होगा कि नहीं। ये भी इतना ज़्यादा पावर एक शख्स को दे देना, इट्स नॉट गुड। और तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो मुतवल्लीज़ हैं, अगर वो कलेक्टर साहब के डायरेक्शंस फॉलो नहीं करते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। अच्छा, और क्या सज़ा दी जाएगी? अगर वो डायरेक्शंस ऑफ कलेक्टर को कंप्लाई नहीं करेंगे तो दे विल बी पनिश्ड, और पनिशमेंट ये होगी कि 6 महीने की इम्प्रिजॉनमेंट उनको हो सकती है, जेल उनको हो सकती है, या 20,000 रुपये उन पर फाइन लगाया जा सकता है। 20,000 फाइन से लेके 1 लाख तक फाइन जो होगी वो 20,000 से लेके 1 लाख तक की फाइन उन पर इम्पोज की जा सकती है। ये ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ थे, अंग्रेज़ जब यहाँ थे, जब अंग्रेज़ों का फरमान जारी जैसे नहीं होता, ऐसा नहीं लगता आपको कि कलेक्टर को इतने पावर्स देना और इस तरह से वो पनिश भी करेंगे मुतवल्लिस को उनकी बात न मानने पर? तो ये बिल्कुल एक फरमान जैसा ही लगता है। और एक चीज़ ये गौर तलब चीज़ ये है कि कलेक्टर अब जो है इनको सर्वे कमिश्नर का भी रोल अदा करने के लिए इख्तियारात दिए गए। यानी वक्फ की जितनी जायदादें हैं उनकी सर्वे करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दे दी। जहाँ कलेक्टर्स जो है ये नहीं कर पा रहे कि वो अपना रूटीन काम से इतने ओवरबर्डन ऑलरेडी होते हैं, मज़ीद इनके ऊपर वक्फ की जायदादों का सर्वे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना भी, यानी आप एक ऑफिस को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहे हैं, इतने ज़्यादा आप उनके ऊपर पावर्स भी कर रहे हैं। तो ये मिसयूज़, पावर्स के मिसयूज़ होने के पूरे इम्कानात हैं, और बहुत आसान हो जाएगा कलेक्टर को गवर्नमेंट की बात को हाँ में हाँ करना। कलेक्टर होते ही हैं गवर्नमेंट के लिए, और जैसे रिसेंटली हमने देखा न्यूज़ में और हमने सोशल मीडिया पर भी एक कलेक्टर साहब को देखा कि वो कह रहे थे कि अगर हम मेरे बस में हो, और एक्चुअली मैं चाहूँ तो सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह से बुलडोज करवाऊंगा। ऐसी चल भी रही थी, ट्रोल भी हो रहे थे वो। तो ऐसे लोग जब ऐसी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स को इनके हाथ में दे दिया जाए और इतना इम्पॉर्टेंट रोल दे दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मैम ये बताइए कि वक्फ बोर्ड और हिंदू एंडोमेंट, ये दो के स्ट्रक्चर्स में और इनके रूल्स में क्या कंपैरिजन है? अगर हिंदू एंडोमेंट्स में कलेक्टर का रोल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इससे कॉन्ट्रास्ट है। यानी हिंदू एंडोमेंट्स में इतना अहम किरदार यानी कलेक्टर का है ही नहीं। यानी हिंदू एंडोमेंट्स में देखिए कलेक्टर का जो रोल है वो सिर्फ रेवेन्यू रिकवरी के हद तक ही है। यानी हिंदू एंडोमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे जो रेवेन्यू आनी है, उस रेवेन्यू की रिकवरी करने तक का ही जिम्मेदारी कलेक्टर साहब को है हिंदू एंडोमेंट्स में। तो ये समझ नहीं आता कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें जैसे इन्होंने एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की वक्फ एक्ट की, पहले तो गवर्नमेंट ये जवाब दे कि जो बातें
वो प्रोविजंस, वो अब मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, तो वो तमाम प्रोविजंस या सेक्शंस जो वक्फ एक्ट में हैं वही हिंदू एंडोमेंट्स में भी हैं। तो अब मैं आगे आपको उसको कंपैरेटिव स्टडी, जैसे अभी मैंने कलेक्टर के रोल की बात कही, यहाँ इतने ज़्यादा वो पावर्स देना चाहते हैं वक्फ में, और वहाँ पर हिंदू एंडोमेंट में सिर्फ रेवेन्यू रिकवरी करने के हद तक ही एक कलेक्टर का रोल है। तो वो जो कानून पूरा प्रोविजंस जो वक्फ में है वो हिंदू एंडोमेंट्स में भी है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वक्फ को मॉनिटर करने या वक्फ की जायदादों को एडमिनिस्टर करने के लिए अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है, तो जो चीज़ मुसलमानों के लिए अच्छी है वो हिंदू भाइयों के लिए क्यों अच्छी नहीं है? मतलब अगर आप अमेंडमेंट यहाँ ला रहे हो और ये अच्छा अमेंडमेंट अगर है तो फिर हिंदू एंडोमेंट्स में क्यों अमेंडमेंट नहीं ला रहे आप? ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो उनके लिए बुरी क्यों होगी? तो यहाँ पर कलेक्टर को पावर्स देना अच्छी बात अगर है, तो फिर हिंदू एंडोमेंट्स में क्यों कलेक्टर का रोल इतना मिनिमल है? तो ये वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जो सेक्शंस में जो तब्दीली आई है, इसके वजह से क्या पूरा वक्फ बोर्ड हिंदू मेंबर से भर जाए या हाफ ऑफ द वक्फ बोर्ड जो है हिंदू मेंबर्स हो जाएंगे? जो वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, एक होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और हर स्टेट के लिए होता है स्टेट वक्फ बोर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट ये लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए 22 मेंबर होंगे, ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में मैंडेटरीली कंपल्सरीली 2 नॉन मुस्लिम्स को यानी हिंदूज को हम अपॉइंट करेंगे वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एंडोमेंट में ऐसा हो रहा? हाँ, तो क्या एंडोमेंट में नॉन हिंदूज को, क्या मुसलमानों को हिंदू एंडोमेंट्स में रखेंगे ये लोग? नहीं रखेंगे, नहीं रखा। ठीक है, अब ये प्रपोजल ये आता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 मेंबर होंगे, 10 वो कह रहे हैं कि ओके मुस्लिम्स होंगे, स्पेसिफाई कर दिया कि 10 मुसलमान होंगे और 2 जैसे इनके अमेंडमेंट के ज़रिए ये कह रहे हैं कि 2 गैर मुस्लिम होंगे यानी हिंदूज होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे। तो 2 हिंदू या नॉन मुस्लिम्स होंगे वहाँ पर, और 10 जो है इंक्लूडिंग द चेयरमैन वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, और भी नॉन मुस्लिम का नंबर हाँ, बढ़ सकता है। तो और भी 10 नहीं बल्कि और भी 22 में से पूरा ही इनका जो है नॉन मुस्लिम का बोर्ड बन सकता है, गुंजाइश ऐसी रख ली उन्होंने। उसी तरीके से स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर्स की बात ये कर रहे हैं। 11 में वो कहते हैं कि सिर्फ 4 मुसलमान होंगे, 2 कंपल्सरीली नॉन मुस्लिम्स होंगे जो कि गैर मुसलमान होंगे, और फिर बाकी के जो 5 होंगे वो इंक्लूडिंग चेयरमैन जो उनको हेड करेंगे, चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन 5 जो है नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो यानी एक ऐसा रास्ता बना दिया, एक दरवाज़ा खोल दिया कि वहाँ पर जिसको गवर्नमेंट चाहेगी अपॉइंट करेगी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी कि नॉन मुस्लिम्स वहाँ पर बैठे। तो वक्फ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ बोर्ड का पूरा कॉम्पोजिशन एक अब जो है ऐसा लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करने के लिए जो बोर्ड होगा वो हिंदू काउंसिल और हिंदू बोर्ड बन जाएगा जी, जो बिल्कुल इस्लाम से वक्फियत नहीं रखते, ठीक है। और साथ में ये यहाँ देखिए, मैं अब आपको कंपेयर करती हूँ, यही चीज़ हिंदू एंडोमेंट्स में नहीं है। अब मैं आपको हिंदू एंडोमेंट्स की बात बताती हूँ। हिंदू एंडोमेंट्स कहता है कि ये जो हिंदू एंडोमेंट्स का जो भी बोर्ड है, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मेंबर्स ना सिर्फ हिंदू हों बल्कि डिवोट हिंदू हों, यानी प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, ऐसों को ही मेंबर्स बोर्ड में लिया जाएगा। तो यहाँ पर और वहाँ पर कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारा कॉम्पोजिशन नॉन हिंदूज के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए फैसिलिटेट करके रख दिया, खोल के रख दिया। तो जब यहाँ पर वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर चीज़ है तो हिंदू एंडोमेंट्स के लिए क्यों बेहतर नहीं हुआ?
क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वहाँ मुसलमान बैठे और आपके हिंदू एंडोमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन करें? ऐसी कोई अमेंडमेंट्स आप हिंदू एंडोमेंट्स में नहीं ला रहे हैं, और क्यों नहीं ला रहे? और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं, तो क्यों ला रहे हैं? आपकी क्या साजिश है, या फिर क्या आपका मकसद है इसके पीछे, राइट? उसके अलावा फिर अब आते हैं ट्रिब्यूनल की तरफ। वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, इसको भी इन्होंने लिमिट कर दिया। अच्छा जी। ये इन्होंने वक्फ के जो डिसीशंस थे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो डिसीशंस है, उनकी फाइनलिटी को ख़त्म कर दिया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करेगा, उसकी फाइनलिटी ख़त्म कर दी, डिलीट कर दी इस अमेंडमेंट के थ्रू। और इसके बाद इन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 साल के बाद भी अगर कोई सफिशेंट कॉज ये कहे कि मेरे पास रीज़नेबल कॉज है, इस वजह से मैं ये चीज़ ये एप्लीकेशन वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने रखता हूँ कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसको एंटरटेन कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते ही नहीं कि जो डिस्प्यूट है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके वो कभी क्लोज हो। ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और इंडेफिनिट टाइम के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। और बिल्कुल इसके बरखिलाफ हिंदू एंडोमेंट्स में देखिए कि जो हिंदू एंडोमेंट का ट्रिब्यूनल है, उसका जो फैसला होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। और यहाँ पे इसकी फाइनलिटी को इन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ भी देखिए कि किस तरीके से ये अफेक्ट करने वाली है। और इसके बाद फिर एक अहम चीज़ पे आते हैं, लिमिटेशन की बात। देखिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक नैरेटिव गवर्नमेंट ने हमेशा से, सरकार ने लोगों के सामने रखा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लिमिटेशन एक्ट में प्रोटेक्शन मिली। यानी 12 साल अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जे में हो तो वो उसका ओनर हो जाएगा। 30 साल अगर कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जे में हो तो वो उसका ओनर हो जाएगा। इसको एडवर्स पोजीशन भी कहते हैं। अब अगर वक्फ की जायदाद पर कोई 12 साल है कब्जे में, 30 साल है या सरकारी ज़मीन पर, वक्फ को ये प्रोटेक्शन हासिल था पहले कि वो एट एनी टाइम, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड उसको वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता था। लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव रखा लोगों के सामने कि सारी औकाफ की जायदादों को लिमिटेशन एक्ट से प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन हिंदू एंडोमेंट्स को नहीं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जितना प्रोटेक्शन वक्फ की जायदादों को है लिमिटेशन एक्ट से, उतनी ही प्रोटेक्शन हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या एंडोमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी हासिल है। तो ये झूठा एक पूरा नैरेटिव बना के रखना, ये लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश है। तो ये चीज़ को भी हमको एक नज़र डालनी होगी कि ये प्रोटेक्शन तो दोनों तरफ हासिल है। और एक जो अहम बात है, इन्होंने जो ख़त्म किया इस अमेंडमेंट के थ्रू, एक जो प्रपोजल रखा वो कि ओरल गिफ्ट यानी ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये डिलीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं आपको बताती चलूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 300 और आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ है, 300A, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वो अहम आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, 21 और 300A के ख़िलाफ़ है। देखिए, ऐसे तो राइट टू प्रॉपर्टी अब कोई फंडामेंटल राइट बाकी नहीं रही, राइट, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन उसको फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को जगह दी गई, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो ओरल वक्फ ख़त्म कर रहे हैं और ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली ख़त्म कर रहे हैं, दिस इज़ अगेंस्ट 2 लॉज। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, और एक जो है ये देख लीजिए कि हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ख़िलाफ़ भी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि ओरल गिफ्ट मुसलमान हिबा कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का ओरल गिफ्ट कर सकता है या ओरल वक्फ भी कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से एक हिंदू हो या मुसलमान हो, ओरल विल बना सकता है,
वसीयत ओरली वसीयत भी बना सकता है, हिंदू भी और मुसलमान भी। तो अब आप देखिए उन जायदादों का क्या होगा जो ओरली हिबा कर दी गई या ओरली वक्फ कर दी गई, यानी ज़ुबानी तौर पे अगर किसी ने वक्फ कर दिया और कहा हो कि मैं अपनी जायदाद को वक्फ करता हूँ, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा जी। और ये जो एक चलन था, देखिए अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो किसी भी हिंदुस्तानी को हमारे मुल्क में ये हमको आज़ादी है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को अपनी तरीके से मैनेज करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है, चाहे तो हम वो इस्तेमाल करें, चाहे तो गिफ्ट कर दें, चाहे तो वक्फ कर दें, हम जो चाहे करें, और जिसको चाहे उसको मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम ओरल मुतवल्लीज अपॉइंट कर दें। वो लोग जो डेथ बेड पर हों, जो आखिरी सांसें ले रहे हों, जो बेड पर हों, और वो उस वक्त ज़िंदगी के उस मोड़ पे जब आखिरी सांस ले रहे हो, अगर वो कह दे, उनके पास कोई लिखने वाला मौजूद नहीं, स्क्राइब अगर उस वक्त करीब मौजूद नहीं, और साइन करने की अगर उनके अंदर उनकी सेहत साथ ना देती, उनके अंदर ताकत नहीं, तो क्या वो लोग प्रॉपर्टी को ओरली यानी वर्बली ज़ुबानी तौर पे गिफ्ट हिबा नहीं कर सकते, वक्फ नहीं कर सकते? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो आपको ये हक इख्तियार देता है, लेकिन ये लोग इस बिल के तहत इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसी जायदादों का क्या और ऐसे मुतवल्लियों का क्या जिसको ज़ुबानी तौर पे किसी ने अपना मुतवल्ली बना दिया, अपनी जायदाद के लिए मुतवल्ली अपॉइंट कर दिया? तो क्या एक इस एक्ट के तहत जितने मुतवल्ली बने थे, जो एक सक्सेशन बाय कस्टम्स से भी जो है, देखिए हिंदुस्तान में कस्टम का बिल्कुल इतना ही पावर है जितना कि कानून का पावर है। तो जो कस्टमरी तौर पे मुतवल्लीज बन गए हैं, तो क्या वो एक गो में इनके इस एक अमेंडमेंट में वो सारे मुतवल्ली खत्म? तो कौन होगा फिर उन तमाम प्रॉपर्टीज को कौन मैनेज करेगा? क्या गवर्नमेंट उसको हड़प लेगी? वो सारी जायदादों का क्या होगा? वो सारी जायदादें क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? और वक्फ बाय यूजर भी ये डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कदीम प्रॉपर्टीज़ है, मसाजिद हैं या इमारतें हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, अब आप देखिए ना, थोड़े दिन से हमारे मुल्क में ये चलन चल रहा है, हम जानते हैं 5-6 साल से, इनफैक्ट 10 इयर्स से हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ जो है, कहीं अच्छी एक कस्टमरी तौर पे पुरानी मसाजिद हैं जी, आफ्टर बाबरी मस्जिद, बहुत सारी मसाजिद को अब टेम्पल्स क्लेम कर रहे हैं वो लोग, मंदिर क्लेम कर रहे हैं, और वहाँ पे सडनली कुछ फव्वारा निकल आता है, कहते हैं कि वो शिवलिंग था, फला था, ला था, उसके साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कूद पड़ता है, वो भी कहता है कि नहीं ये मस्जिद नहीं थी, पता नहीं इतने 100 साल से ये मस्जिद की तरह इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन भैया इससे पहले यहाँ पर कुछ हमारा मॉन्यूमेंट था, कुछ हमारी मूर्तियाँ थी, फला थी। तो बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कूद पड़ता है और वो बता देता है कि ये तो कस्टमरी तौर पे बाई यूसेज मस्जिद रही होगी, लेकिन नीचे कुछ और निकला है। तो ऐसे सारे बाई यूसेज, बाई कस्टम जो इमारतें, वक्फ की इमारतें हैं, वो तमाम का क्या होगा जिसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी। वक्फ बाय यूज़र को अगर आपने डिलीट कर दिया, तो जिन एंशिएंट प्रॉपर्टीज़, जो इमारतें हैं औकाफ की, उन तमाम की जिसकी दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट्स हम अब ला नहीं सकते हैं, तो वो क्या तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई जी। वो क्लेम करने के लिए आसान हो जाएगा ना, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या डिमोलिश कर देगी हुकूमत? तमाम प्रॉपर्टीज जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है और सालों से बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मदरसा था या मस्जिद था या कोई कब्रिस्तान था होगा या जो भी था, क्या गवर्नमेंट उसको डिमोलिश करके ये कह देगी कि ये अब सरकारी ज़मीन है? तो किस तरीके की ये एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं, ये बताइए कि ये जो नाम इन्होंने रखा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट और क्या कहते हैं हमारा एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट, जितना मैंने आपको अभी गिनाया है, कहाँ आपको एफिशिएंसी नज़र आती है, कहाँ एम्पावरमेंट नज़र आता है, कहाँ डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं? बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टू आप हिंदू एंडोमेंट से वो चीज़ें जो मुसलमानों के लिए आप कह रहे हैं कि हम जो ला रहे हैं, मुसलमान रिफॉर्म ही नहीं चाहता
हाँ, हर न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए आप, सब ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से जीता है, बहुत पिछड़ा है, उसकी सोच पिछड़ी है, कोई रिफॉर्म नहीं चाहता। भैया आप किस तरीके की अमेंडमेंट्स ला रहे हो? आप तो हमारी सारी औकाफ को ख़त्म करने का एक पूरा खाका बनाकर आपका बिल नज़र आता है। इसमें तो हमें कोई डेवलपमेंट और कोई एफिशिएंसी नज़र नहीं आती। और देखिए, जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि हिंदू वक्फ काउंसिल बन जाएगा या हिंदू वक्फ बोर्ड बन जाएगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को अगर ये इंड्यूस कर देंगे तो आप बताइए। और नॉमिनेशन की बात की, जितने भी होंगे ना ये नॉमिनेटेड होंगे। एक बात और बताओ, तो जितनों को भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। अब मैं आपको बताऊं तो ये अपने हेंचमैन रखना कितना आसान है वहाँ पर, बताइए। और ये एक जमहूरियत है, राइट? जमहूरियत में नॉमिनेशन से हम इलेक्शन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड ये बनाया गया इस बिल के थ्रू कि ये इलेक्शन से नॉमिनेशन की तरफ मूव हो रहा है, सो दैट ओनली ये फैसिलिटेट हो जाए कि इनके हेंचमैन, इनके अफसर वहाँ बैठे और जिस प्रॉपर्टी पे ये उंगली रख के कह देंगे कि ये वक्फ की नहीं, ये सरकारी जायदाद है, वो सरकारी जायदाद डिक्लेयर कर दी जाएगी। वो डिस्प्यूट कंटिन्यूटी इंडेफिनिट टाइम के लिए। अच्छा, ये इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ का क्या मसला है? इस पे एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ये पूरे प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के जो है इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ की बात। अब ये इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ को भी इन्होंने डिलीट किया इसके अंदर। इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पार्टीशन के वक्त जो मुसलमान गए, इन लोगों ने ना सारे मुल्क में एक नैरेटिव बना के रखा है कि ये जो वक्फ की जितनी जायदादें हैं ये इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ हैं। जो मुसलमान ये मुल्क छोड़ के चले गए थे पार्टीशन के टाइम पर, ये वो सारी जायदादें हैं जो मुसलमान वक्फ क्लेम कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा है जो लोगों के जहन को यानी मुतशक्की करने के लिए इस तरह का नैरेटिव बनाया गया। दरअसल ये हुआ कि जब पार्टीशन हुआ और लोग पार्टीशन से पहले जो मुसलमान जब यहाँ थे तो उन्होंने जो जायदादों को वक्फ कर दिया, ठीक है, और जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे तो एक एक्ट अमल में आया, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950। तो वो सारी जायदादें वो जो छोड़ के गए वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नोटिफाई कर दी गई, ठीक है। अब डिस्प्यूट कैसे सेटल करेगा? बहुत लॉजिकल सेटलमेंट है, ठीक है, बहुत जस्ट सेटलमेंट है। तो जो मुसलमानों ने वक्फ नोटिफाई करके गए, यानी अपनी जायदाद को वक्फ कर दिए थे और वक्फ ऑफिशियल गैजेट में अगर वक्फ की तरह नोटिफाई कर दिया गया, एक तरफ नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गैजेट में एज वक्फ और एक जगह नोटिफिकेशन है ऐसी प्रॉपर्टीज़ का एज इवैक्यूई प्रॉपर्टी अंडर इवैक्यूई एक्ट। तो सेटल कैसे होगा? जो भी नोटिफिकेशन पहले होगा, अगर वक्फ के अंदर पहले होगा तो वो प्रॉपर्टी वक्फ ट्रीट की गई, और अगर इवैक्यूई प्रॉपर्टी में पहले नोटिफाई किया गया तो वो प्रॉपर्टी इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रीट गई। लेकिन फिर भी एक गलत नैरेटिव बनाया, लोगों को एक दूसरे सेक्ट को, दूसरी कम्युनिटी को हमारे खिलाफ करने की एक साजिश की गई। पूरा एक नैरेटिव बनाकर इन्होंने सामने रखा जो कि सही नहीं है। जितनी प्रॉपर्टीज़ वो छोड़ के गए थे और वो अगर इवैक्यूई थी और वो पहले एस्टैब्लिश होती तो वो इवैक्यूई ही ट्रीट की गई, और जो वक्फ की गई थी और वक्फ में नोटिफाई की गई तो वो ही सिर्फ वो प्रॉपर्टीज वक्फ की है। और एक चीज़ वो लाए हैं, एक दो पॉइंट्स में और कहना चाहती हूँ। एक ये कहते हैं कि अब कोई भी जो है कन्वर्ट करे, इस्लाम में दाखिल हो, इस्लाम को इख्तियार करे, तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये किस तरह की कंडीशन है? मतलब देखिए, जैसे ही वो अकीदा लाता है तो वो उस दिन से, उस वक्त, उस लम्हे से वो पूरा मुसलमान हो गया है। ये कौन फैसला करेगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो वो एक पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं कि 5 साल तक वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तो ही जाके वो वक्फ कर सकता है। तो ये कैसी अनरीजनेबल और यानी इलॉजिकल बातें हैं। ये भी एक तरह का उन्होंने प्रोविज़न रखा सो दैट वक्फ की जायदादें मज़ीद रजिस्टर ना हो। और एक चीज़ है, इनको यानी इन्होंने एक मुझे लगता है अगर ये सारा हम पढ़ें, ये जो प्रपोज़ल है
सारे इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट जगह जगह पर इन्होंने हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट था स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया और उसकी जगह आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हिंदू एंडोमेंट्स में देखेंगे तो एक जगह भी मुश्किल से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र मिलेगा। अच्छा, वो जी कहीं भी आपको मुश्किल से एक आध जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र मिलेगा हिंदू एंडोमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर जगह जगह इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज पर डाउट है? अच्छा, क्या शक की निगाह से देखती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी इनएफिशिएंट मानती है? जी वक्फ बोर्ड को इतना इनएफिशिएंट इन्होंने माना कि सारा कुछ इख्तियार सेंट्रलाइज कर दिया वक्फ एक्ट को लेकर। तो ये खुली साजिश है कि जितनी औकाफ की जायदादें हैं ये सारे इस तरीके के सेक्शंस या इस तरह की अमेंडमेंट्स लाकर उनको उन तमाम जायदादों को, वक्फ की जायदादों को आसानी से गवर्नमेंट की प्लेट में रख दे और फैसिलिटेट कर दे कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की तरह क्लेम हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल के ज़रिए हो, चाहे वो बोर्ड के ज़रिए हो। बोर्ड का कॉम्पोजिशन आप देख लें या जिस तरीके से यूज़र वक्त बाय यूज़र को डिलीट करने का हो, जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोविजंस गिना है वो बहुत आसान सा रास्ता बनाता है फॉर द गवर्नमेंट टू क्लेम एवरी वक्त प्रॉपर्टी, हर वक्त प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम साबित करने और अपनी उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए बहुत आसान रास्ता बनाने के अलावा मुझे इस वक्फ बिल में और कोई एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, एफिशिएंसी, हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन वक्फ बोर्ड, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये सारा झूठ पर मबनी है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसीलिए चाहिए कि वो हमसे जो हमें होमवर्क दिया वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा होमवर्क वो गवर्नमेंट को भी दे और उनको भी सवाल करे कि भाई आप किस मकसद से ला रहे हैं। जो मकसद आप पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं बहुत वेग सा है, बहुत अनसर्टेन आपने रखा, तो आप किस मकसद से ये इतना बड़ा अमेंडमेंट ला रहे हैं और जितने प्रोविजंस, जितने कानून आप बनाए हैं और तब्दील किए हैं, क्या वो मकसद हासिल करने के लिए वो प्रॉपर हैं, सही है, नहीं है, तालमेल उनका बैठता है नहीं, वो देखे। वो सवाल पहले जेपीसी हर सेक्शन पर जो है गवर्नमेंट से करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम विक्टिम से पूछने के बजाय। हम जेपीसी पे आएंगे। ये जितना भी आप अब जो तफसील से बताए हैं तो हम इसको जो है व्यूअर्स के लिए मैं कुछ पॉइंट वाइज भी कर दे सकता हूँ। एक चीज़ ये सामने आती है कि अब कोई भी जो है वक्फ करने के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती है अगर ये बिल आ गई तो। जैसा कि आप कन्वर्शन होगा, कोई 5 साल तक तो वक्फ नहीं कर सकता और कोई जो है वक्फ करना चाहता है तो उसको जो है कलेक्टर को अप्रोच करना है कि कलेक्टर परमिशन दे, वरना जो है वक्फ नहीं होगा। यानी वक्फ करने वालों के रास्ते में जो है ये लोग काटे वो दिए हैं कि अब नए वक्फ पैदा ही नहीं हो सकते। आप नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे कि वक्फ आपने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी को जो है रीओपन कर दें, जैसे कि रीओपन होता है उस पर कब्जा गवर्नमेंट का होता है कि वो केस चले, लंबा चले, किधर भी जाए, मत गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाती है और कलेक्टर जो है टाइटल डिसाइड करने के अथॉरिटी होकर बैठ जाते हैं। कलेक्टर तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। तो देखिए मैं यहाँ बताऊँ कि एक सेटल्ड लॉ है, नोबडी कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन क्लेम। वही क्लेम करने हैं, यानी क्लेम भी वही करेंगे, फैसला भी वही करेंगे। यानी क्लेम कोई करता है तो दूसरा कोई मुंसिफ होता है ना फैसला करने के लिए। क्लेम भी इन्हीं का, फैसला भी इन्हीं का, तो किसके हक में फैसला होगा सोचिए। फैसला होगा तो ये एक चीज़ तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको जो ख़त्म ही कर देते हैं। और दूसरी बहुत अहम चीज़ आप जो बताए ये जो यूसेज से जो कस्टमरी जो है कोई मस्जिद में, जैसा कि हिमाचल का केस आया है अभी जहाँ पे जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों, हालांकि कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान किधर गई पता नहीं है वहाँ पे, और वो मस्जिद के मामले में दोनों एक हो गए हैं और वो मस्जिद पे जो है क्लेम्स बढ़ गए हैं। तो ऐसे क्लेम्स जो है अगर ये वक्फ बिल आ जाती है, जैसे आपने बताया है कि कई सारे क्लेम्स हो जा सकते हैं कि कई जगह जो है लोग मस्जिद पे कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जितने नेचुरल लॉ के या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को अपने सामने रखा। तो अब जेपीसी का इंटेंशन क्या है कि ये नॉन स्टेक होल्डर्स को भी जो है बुला रहे हैं। अब नॉन स्टेक होल्डर्स तो मेजॉरिटी वही होंगी, तो उनके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसके तायत में है। ये बात बता कि क्या जेपीसी फैसला ले सकती है?
तो मुसलमानों को तो इस पे इसका जो है शोर भी नहीं हो सकता कई लोगों को, तो वो लोग आगे बढ़ के जो है कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो क्योंकि ओपिनियंस बहुत सारे जो है उनके तरफ से आए, इंडिविजुअल ओपिनियंस आ गए हैं उनके और नॉन स्टेक होल्डर्स के, तो क्या फैसला जेपीसी वैसा भी ले सकती है? तो वो तो बेइंसाफी हो सकती है। बिल्कुल। तो उस ज़माने में क्या करना चाहिए? उसी के लिए मैंने आपको शुरू में ही पॉइंट किया था कि जेपीसी अगर वाकई सीरियस है हमारी राय के लिए, तो वो सिर्फ उनकी राय ले जो बेनिफिशियरीज हैं वक्फ एक्ट के अंदर, या स्टेक होल्डर्स हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी से राय ले। इसके लिए ये 15 दिन का जो टाइम है ये सफिशिएंट नहीं है। जेपीसी को चाहिए कि वो 2 महीने टाइम को एक्सटेंड कर दे, 2 महीना कर दे उसको, एक रीजनेबल टाइम होगा 2 मंथ्स। और उसके साथ साथ जेपीसी हर स्टेट हेडक्वार्टर्स को पहुँचे और उस स्टेट के स्टेक होल्डर्स को और बेनिफिशरीज़ को और वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स को, मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों को बुलाकर जो है उनसे डिटेल डिस्कशन करें, उनसे राय लें, तब जाकर कोई नतीजे पे आए तो ये पूरी एक्सरसाइज और ये पूरा जो एक कोशिश है जेपीसी की जेन्युइन मानी जाएगी। वरना तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड करके रखा कि क्या फैसला करेंगे और इसीलिए 15 दिन का वक्त दिया जल्दबाजी में, जहां वेब ट्रोलिंग आसान हो जाएगी, नॉन स्टेक होल्डर्स बुलडोज कर देंगे अपने वोट से मुस्लिम वोट्स को, तो मेजॉरिटी के बेसिस पर अगर चले जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पे कैसा कुछ भी प्रेशर अगर क्या जेपीसी पे? ऑफ कोर्स देखिए, अगर मुसलमान, मैंने फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैंने शुरुआत में ही जब आपने वफ़ क्या है जब सवाल किया तभी मैंने ये पॉइंट किया कि हमारी 2 तरह से जंग है। ये नहीं सोचिएगा कि देखिए, पहले ये बात समझ ले मुसलमान, ऑलरेडी हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमारी जान माल कोई तहफ़्फ़ुज़ में नहीं इस मुल्क में, इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं और कोई झिझक भी नहीं कि वी आर नॉट सिक्योर्ड एट ऑल। ना हमारे लाइफ, ना हमारी लाइफ लिम्ब हमारी सिक्योर्ड है, ना ही हमारे माल प्रॉपर्टीज़ को जैसे चाहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बुलडोज किया जाता है। लेकिन हमारा जो असासा है, जो हमारी पूरी एसेट है, वो वक्फ है, वो हमारी कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी है। तो अब ये टाइम है कि पूरी कम्युनिटी उठे और ये बिल को पास होने ना दें, क्योंकि ये जान लीजिए कि वक्फ सिर्फ मस्जिदों और मदरसों का नाम नहीं, जैसे मैंने आपको बताया जानवरों की मैंने मिसालें आपके सामने रखी थी ना, औरतों की डेस्टिट्यूट, आप लोगों को 2 तरफ हमको इस बात करनी होगी। पहली तो ये कि हमको बिल पास होने नहीं देना, ये हमारा असासा है, हम बाद में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। दूसरी, इस जंग को बिल रोकने के बाद आगे इसको रोके ना लोग, आगे जो वक्फ बोर्ड्स बैठे हैं, जो नुमाइंदे बैठे हैं, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी ले कि औकाफ की जायदादों का हो क्या रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक 3-4 साल पहले जो सवाल किए थे, एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था, एक प्रॉपर्टी को लेके एक हुज्जत चली थी, एक पिटीशन आया था जहाँ पे इनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। ठीक है, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, मैं स्टैंडिंग काउंसिल अभी अपॉइंट की गई हूँ, अभी तो मैंने चार्ज लिया नहीं है, लेकिन बट स्टिल मैं ये बता रही हूँ कि लोग अगर उठकर सवाल नहीं करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू क्या हो रही है। देखिए, आज भी जो है ना वक्फ की जितनी जायदादें हैं 2000, 3000, 5000 रुपये में जो है इसका किराया आता है। ये कोई बात है? एक अगर आप छोटा सा कमरा, यानी ये आप देख लें, यानी कुछ अगर स्लम्स में अगर जाएं जहां बाड़े टाइप के होते हैं ना, एक छोटे छोटे कमरे, उनका किराया तक 8 से 9 हज़ार तक है। और इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वक्फ की जायदादें, कमर्शियल बिल्डिंग्स है जहाँ पे इतने बड़े बड़े एबिट्स पूरा जो है आपका, और ये पूरा हमारे मदीना की तरफ जितने हैं ये प्रॉपर्टीज, ये पूरे वक्फ के हैं और उनका किराया आप जाकर थोड़ा सा मालूम कर लीजिएगा। तो क्यों ये रेंट नहीं बढ़ा रहे? ये रेवेन्यू आएगा तो फिर वो सारा रेवेन्यू इस कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए इनके स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, कॉलेजेस बना जा सकते हैं, अस्पताल बनाए जा सकते हैं, मुसलमानों के लिए शेल्टर होम बनाए जा सकते हैं। ख़वातीन इतनी परेशान है जो घर से निकाली जाएं, जो कोई सहारा नहीं है। पॉक्सो जो मैटर्स आते हैं, मैं डाइल्यूट नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पर इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट शेल्टर होम्स का, मुसलमानों के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है।
तो आप इतनी सारे काम कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट करें। तो मेरी एक आपके प्लेटफॉर्म से मैं कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले तो इस बिल को पास नहीं होने देना है टू एनी एक्सटेंट। जैसे दूसरे हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने भी ऐलान किया है, मैं भी बिल्कुल आई सेकंड देम, आई स्टैंड विद देम इन दिस फाइट कि ये वक्फ बिल पास नहीं होगी, नहीं करने देना है।